नमस्कार, आप देख रहे हैं कमल राष्ट्रीय। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। कुछ ही घंटों में जमींदोज हो जाएंगे नोएडा के ट्विन टावर्स। पीएम मोदी 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन जाएंगे कच्छ। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद कांग्रेस कार्य समिति की बैठक आज। पार्टी अध्यक्ष के चुनाव पर होगी चर्चा। गुलाम नबी आजाद जल्द बनाएंगे नए राजनीतिक दल। किस बानो मामले में 134 पूर्व नौकरशाहों ने सुप्रीम कोर्ट को लिखा खुला खत। सभी 11 दोषियों को फिर से जेल भेजने की लगाई गुहार। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। आपको बता दें कि नोएडा के सेक्टर 93A में स्थित ट्विन टावर आज जमींदोज हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आज दोपहर 2:30 बजे इस टावर को गिरा दिया जाएगा। सुपरटेक ट्विन को गिराए जाने की सभी तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। आपको बता दें 13 साल में बनी दोनों इमारतों टूटने में सिर्फ 9 सेकंड लगेंगे। ट्विन टावर गिराने का जिम्मा कंपनी को सौंपा गया है। यह काम प्रोजेक्ट मैनेजर मयूर मेहता की निगरानी में हो रहा है। प्रोजेक्ट मैनेजर मयूर मेहता के अनुसार टावर गिराने में वाटरफॉल तकनीक इस्तेमाल किया जाएगा। ये एक तरह का वेविंग इफेक्ट होता है, जैसे समुद्र की लहरें चलती हैं। बेसमेंट से बिल्डिंग की शुरुआत होगी और 30वीं मंजिल तक ये खत्म होगी। इस इग्नाइट ऑफ एक्सप्लोजन कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज दोपहर 2:30 बजे नोएडा के ट्विन टावर को गिरा दिया जाएगा। इसे गिरने में 9 सेकंड लगेंगे। बता दें कि सियान टावर पहले गिराने और उसके कुछ देर बाद एपेक्स टावर भी जमींदोज हो जाएगा। इसे गिराने के लिए 181 दिन से तैयारियां की जा रही थी। ट्विन टावर के पास 250 मीटर और कहीं कहीं इससे भी ज्यादा दूरी का एक्सक्लूजन जोन बनाया गया है। इसमें सिर्फ 6 लोग रहेंगे। टावर गिराए जाने के दौरान आसपास की सोसाइटी में रहने वाले लोगों को अपनी छतों और बालकनी पर जाने की इजाजत नहीं दी गई है। तो बता दें कि तकरीबन 2:30 बजे इस ट्विन टावर को गिरा दिया जाएगा और 181 दिन से इस टावर को गिराने की तैयारियां लगातार जारी थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसे गिराया जाएगा और बता दें कि टावर गिरने के दौरान किसी को भी अपनी छत या बालकनी में जाने की इजाजत नहीं दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन कच्छ जाएंगे। रविवार सुबह 10 बजे कच्छ में स्मृति वन मेमोरियल का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद सुबह 11:30 बजे श्यामजी कृष्ण वर्मा यूनिवर्सिटी ग्राउंड में होने वाले जन कार्यक्रम को संबोधित करेंगे और फिर दोपहर 2:30 बजे अहमदाबाद एयरपोर्ट से राजभवन लौटेंगे। बता दें कि शाम 5:30 बजे गांधीनगर के महात्मा मंदिर में भारत में सुजुकी की 40 साल के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में मौजूद होंगे। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लिखा है कि कच्छ में स्मृति वन मेमोरियल का उद्घाटन करूंगा। ये स्मारक 2001 के दुखद भूकंप से जुड़ा हुआ है, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। स्मृति वन उन लोगों को श्रद्धांजलि है जिन्हें हमने खो दिया है और कच्छ के लोगों की उल्लेखनीय लड़ाई भावनाओं को भी श्रद्धांजलि है। शनिवार को पीएम मोदी ने साबरमती रिवर फ्रंट पर बने अटल फुटओवर ब्रिज और गुजरात राज्य खादी गर्म उद्योग बोर्ड की नई बिल्डिंग का भी उद्घाटन किया था। उन्होंने खादी उत्सव में भाग लेकर महिलाओं संग चरखा भी चलाया था। तो बता दें आज पीएम कच्छ जाएंगे, जहां पर वो तमाम कार्यक्रम में शिरकत भी करेंगे। बढ़ते अगली खबर की तरफ। आपको बता दें कि कांग्रेस कार्य समिति की आज अहम बैठक होनी है। इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष के चुनाव से जुड़े कार्य में मंजूरी दी जाएगी। साथ ही राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष पद संभालने या इस पर चर्चा होगी। वहीं गुलाम नबी आजाद के पार्टी से इस्तीफे के बाद इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण तौर पर देखा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक ऑनलाइन बैठक में अध्यक्ष के चुनाव के विस्तृत कार्यक्रम को स्वीकृति देने के साथ ही सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में विश्वास प्रकट किया जा सकता है। बता दें कि कांग्रेस सूत्रों के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया में कुछ सप्ताह की देरी हो सकती है। उन्होंने कहा कि पार्टी का ध्यान इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा पर केंद्रित है और कुछ राज्य इकाइयां जरूरी औपचारिकता पूरी नहीं कर पाई हैं। बता दें कि पिछले साल हुई CWUC ने जिस पर कार्यक्रम को मंजूरी दी, उसके मुताबिक अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया 21 अगस्त से 20 सितंबर के बीच पूरी की जानी थी। CWUC ने पिछले साल फैसला किया था कि ब्लॉक कमेटी के लिए 16 अप्रैल से 31 मई तक का चुनाव होंगे, जबकि जिला कमेटियों के अध्यक्ष के चुनाव 1 जून से 20 जुलाई के बीच कराए जाएंगे।
कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद के करीबी विश्वास पात्र जी एम सरूरी ने शनिवार को कहा कि आजाद अपनी स्वयं की पार्टी शुरू करने वाले हैं और एक पखवाड़े के भीतर इसकी पहली इकाई जम्मू कश्मीर में गठित कर दी जाएगी। बता दें कि सरूरी ने बताया कि जम्मू कश्मीर की 5 अगस्त 2019 से पहले ही स्थिति की बहाली पार्टी के घोषणा पत्र का हिस्सा होगी। कांग्रेस की जम्मू कश्मीर इकाई के कई प्रमुख नेताओं ने आजाद के समर्थन में पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता में इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि जिनमें सरूरी भी शामिल हैं। सरूरी ने कहा कि उनके नेता वैचारिक रूप से धर्मनिरपेक्ष हैं और उनके भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने ये भी कहा कि दावा किया है कि पूर्व मुख्यमंत्री आजाद द्वारा कांग्रेस के साथ अपने 5 दशक से अधिक पुराने संबंधों को समाप्त करने के बाद कांग्रेस के सैकड़ों वरिष्ठ नेताओं, पंचायती राज संस्था के सदस्य और प्रमुख कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस की जम्मू कश्मीर इकाई के पूर्व उपाध्यक्ष सरूरी ने कहा है ये तमाम बातें। उन्होंने आगे कहा कि आजाद हमारे नए दल की शुरुआत करने से पहले अपने शुभ चिंतकों से विचार विमर्श करने के लिए 4 सितंबर को जम्मू आ रहे हैं। गैंगरेप पीड़िता बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई का मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि देश भर में लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि अब 134 पूर्व नौकरशाहों ने एक खुला पत्र लिखकर देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट से दोषियों की रिहाई का फैसला सुधारने के लिए आग्रह किया है। बिल्किस बानो 2002 के गुजरात दंगों के दौरान सामूहिक बलात्कार की पीड़िता हैं। बता दें कि बिल्किस बानो के साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया था। उस वक्त उनकी उम्र 21 साल की थी और वो 5 महीने की गर्भवती भी थी। दोषियों ने उनकी 3 साल की बेटी समेत परिवार के साथ लोगों की हत्या कर दी थी। बिल्किस बानो की मां के साथ भी रेप किया गया था। लंबे समय से चल रहे मामले के बाद सीबीआई की विशेष अदालत ने 2008 में 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसले को बरकरार रखा था। 15 साल की कैद काट चुके एक दोषी राधे श्याम शाह ने समय से पहले रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी। शीर्ष अदालत ने राधेश्याम शाह की याचिका पर निर्देश दिया था कि गुजरात सरकार द्वारा समय से पहले रिहाई के आवेदन पर 9 जुलाई 1992 की माफी नीति के तहत 2 महीने के भीतर ही विचार किया जाएगा। इसके बाद 15 अगस्त को दोषियों को रिहा कर दिया गया था। बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई पर सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा भड़क उठा है। तभी से मामले को लेकर गुजरात और केंद्र सरकार की लगातार आलोचना हो रही है। आपको बता दें कि ये मामला सामने आया था जिसको लेकर सोशल मीडिया पर लोग अपनी विचारधारा प्रकट कर रहे हैं। तो फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि बिहार सरकार पर बीजेपी ने बड़ा हमला किया है। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने शनिवार को सरकार को स्पष्ट संदेश दिया है कि विपक्ष की भूमिका एक प्रहरी रूप में सरकार को सजग करना है और आज वो इसकी शुरुआत कर रहे हैं। उन्होंने इशारों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि आप भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस हैं, तो आशा है कि उनकी कथनी और करनी में भी अंतर नहीं होगा। इस दौरान विजय कुमार सिन्हा ने करोड़ों रुपए के घोटाले की भी बात कही। विजय कुमार सिन्हा ने शनिवार को बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में ये बात कही। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को सदन में विशेष समिति की एक रिपोर्ट को उपस्थित करने की मांग की रखी थी। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि 19 मार्च 2021 को बिहार विधानसभा में एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया गया, जिसमें उल्लेख था कि बिहार कौशल विकास मिशन कार्यक्रम के तहत साल 2016 में युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए नॉलेज पार्टनर के रूप में MKCL पुणे का चयन किया गया। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि इस कंपनी को प्रशिक्षण के बाद युवाओं को रोजगार की जानकारी के लिए प्लेसमेंट पोर्टल का प्रावधान करना था, लेकिन कंपनी की तरफ से 3 साल तक भी प्लेसमेंट पोर्टल की व्यवस्था नहीं की गई। पोर्टल की व्यवस्था तो नहीं हुई, लेकिन कंपनी ने सरकार से करोड़ों रुपए ले ली। तो तमाम बातें उनकी तरफ से सामने आ रही हैं और सीधे सीधे उन्होंने निशाना भी साधा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को कहा कि वो छात्रों के भविष्य की रक्षा के लिए उनके सामने ढाल की तरह खड़े रहेंगे और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय राजधानी में एक भी स्कूल बंद नहीं होने देंगे। इससे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई करने के लिए सतर्कता विभाग की ओर से 2.5 साल की देरी पर मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी। सिसोदिया ने शनिवार को यहां मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि बीजेपी और केंद्र सरकार दिल्ली के सरकारी स्कूलों को बंद करने की साजिश कर रही है। गरीब बच्चों को विश्व स्तरीय स्कूलों में उत्कृष्ट शिक्षा प्राप्त करने के लिए बीजेपी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी केजरीवाल के शिक्षा मॉडल से डरी हुई है। एक बार जब देश ये समझ जाएगा कि पूरे भारत में स्कूलों को दिल्ली की तरह बदला जा सकता है, तो बीजेपी के हर जगह निजी स्कूल खोलने का मॉडल का अंत हो जाएगा। तो मुख्य डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की तरफ से ये तमाम बातें सामने आ रही हैं और साथ ही उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को घोषणा की कि राज्य सरकार स्वराज को बढ़ावा देते हुए हर महीने 2.5 लाख लोगों को आजीविका से जोड़ेगी। मुख्यमंत्री ने इंदौर में राज्य स्तरीय मासिक रोजगार दिवस समारोह में कहा। आपको बता दें कि हमने स्वरोजगार को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया है। हम इस रोजगार की अलग अलग सरकारी योजनाओं के तहत हर महीने 2.5 लाख लोगों को आजीविका से जोड़ेंगे। उन्होंने बताया कि राज्य में अप्रैल से जुलाई के बीच सरकारी योजनाओं के तहत 9.52 लाख लोगों को स्वरोजगार के लिए 6,081 करोड़ रुपए का बैंक ऋण मंजूर किया गया है, जिसमें हाथ ठेले पर कारोबार करने वाले लोगों से लेकर स्टार्टअप उद्यमी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि राज्य में अगले 1 साल के भीतर 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। उन्होंने बताया कि सरकारी सेवा के लिए चयनित 16,000 शिक्षकों को भोपाल के जम्बूरी मैदान पर 3 सितंबर को आयोजित भव्य समारोह में नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। इस बीच चौहान ने इंदौर के राऊ रंगवासा उद्यमी क्षेत्र में 3.5 हेक्टेयर पर खिलौना क्लस्टर की नींव भी रखी, जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमी क्षेत्र के विकसित किए जा रहे हैं। राज्य के 42 क्लस्टरों में शामिल हैं। उन्होंने बताया कि खिलौना क्लस्टर में 20 कारखाने लगाए जाने हैं, जो 1 साल के भीतर उत्पादन शुरू कर देंगे और इसमें 2000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की तरफ से तमाम बातें सामने आ रही हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में के डीबी मॉल में सामूहिक नमाज पढ़ने पर विवाद हो गया। नमाज पढ़ने की जानकारी सामने आने के बाद हिंदूवादी संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताते हुए हंगामा कर दिया। बता दें कि बजरंग दल कार्यकर्ताओं की मॉल के अधिकारियों से तीखी बहस हुई। आक्रोशित कार्यकर्ता मॉल के भीतर बैठकर भजन गाने लगे। मध्य प्रदेश में मॉल के अंदर सामूहिक नमाज अदा करने का मामला पहली बार सामने आया है। मॉल प्रबंधक की तरफ से स्पष्टीकरण का इंतजार है। बजरंग दल से जुड़े दिनेश यादव ने बताया कि हमें डीबी मॉल के समुदाय में
लोगों की सामूहिक नमाज की जानकारी मिली थी। मॉल पहुंचने पर देखा लेकिन मैनेजर ने मना कर दिया, इसलिए हमें विरोध प्रदर्शन करना पड़ा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर भविष्य में सामूहिक रूप से नमाज पढ़ी गई तो गेट पर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। हिंदू संगठन संस्कृति बचाओ मंच के चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि आज डीबी मॉल के भीतर सामूहिक नमाज पढ़ते हुए देखा गया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध में भजन कीर्तन किए। उन्होंने चेतावनी दी कि व्यापारिक प्रतिष्ठान के धर्म स्थल बनाने का प्रयास न किया जाए। भविष्य में दोबारा नमाज पढ़ने का मामला सामने आने पर संस्कृति बचाओ मंच चुप नहीं बैठेगा। हिंदूवादी संगठनों के साथ मिलकर मॉल में हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रायपुर में जमकर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार के फैसले को विरोध में राहुल बाबा ट्विटर लेकर मैदान में उतर जाते हैं। 2010 से 2014 के कालखंड को याद करते हुए अमित शाह ने यूपीए सरकार पर देश का सम्मान छीनने का आरोप लगाया है। इसके अलावा अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या समाप्त करने के लिए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में सरकार बदल दो, यहां से भी चुटकियों में वामपंथी उग्रवाद चला जाएगा। दरअसल शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 साल के कार्यकाल पर लिखी गई किताब पर आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर तारीफ भी की। उन्होंने कार्यसाधगी, बड़े फैसले लेने की क्षमता सबका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मोदी के घर आज भी अचानक पहुंच जाओगे तो खिचड़ी, छाछ और कभी कभार आलू के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। वो 18 घंटे काम करते हैं। अगर रात को 12 बजे के बाद फोन आता है तो मैं ये समझ जाता हूं कि पीएम मोदी का फोन आया है। तो फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बोल धरती जयकारा, गगन है सारा गूंजा रे। जग में लहराया न्यारा ध्वज है हमारा ऊंचा रे। हम वो योद्धा वो निडर, हम जो भी दिशा में जाए, सारे पथ चरण छुए और पर्वत शीस नवाए। रास्ते से हट जाए नदियां हो के हवाए। हम है जियाले जीतने को, हम रण में उतरते हैं। हम सूरज है अंत, हम ही रातों का करते हैं। जो रक्त है तन में बहता, वो हमसे है ये कहता। सम्मान के बदले जान भी दे तो नहीं है घाटा रे। युग युग की जंजीरों को हमने ही काटा रे। बोल उठा ये जग सारा जय, और युग की जंजीरों को हमने ही काटा रे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि झारखंड की राजधानी रांची में मुख्यमंत्री आवास से यूपीए विधायक को कथित तौर पर राज्य से बाहर ले जाया गया है। इससे पहले 3 बसों में भरकर सभी विधायकों को मुख्यमंत्री निवास पर ले जाया गया था। मिली जानकारी के मुताबिक विधायकों के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी निकले हैं। मुख्यमंत्री का पूरा सुरक्षा काफिला भी बसों के साथ निकला है। इस एक बस की पहली सीट में सीएम हेमंत सोरेन, मंत्री बन्ना गुप्ता और मंत्री जोबी मांझी, विधायक कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह मौजूद थे।
बता दें कि वहीं विधायकों के बस में बाहर निकलने से ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इन्हें कहां भेजा गया है। सीधे तौर पर सवाल खड़ा हो गया है। समझा जाता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी की सदस्यता पर राज्यपाल रमेश बैस द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के सलाह पर निर्णय करने से पहले विधायकों को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर भेजा जा रहा है। हालांकि समाचार लिखे जाने तक इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है। इस पूरे मामले पर बीजेपी सांसद निष्कांश दुबे ने कहा है कि यूपीए के 10 से 11 विधायक गायब हैं। दुबे ने दावा किया है कि बीजेपी के साथ 33 विधायक हैं। उन्होंने कहा है कि विपक्ष में हम हैं, लेकिन डरी हुई सरकार है और वह अपने विधायकों को लेकर भाग रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि हमारे विरोधी राजनीतिक तौर पर लड़ाई में हमारे सामने नहीं टिक पा रहे तो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। हम ये कुर्सी विरोधियों ने नहीं दी है, बल्कि जनता ने दी है। आदिवासी का बेटा हूं, इनकी चाल से हमारा ना कभी रास्ता रुका है और ना लोग कभी इन लोगों से डरे हैं। बता दें कि हमारे पूर्वजों ने बहुत पहले ही हमारे मन से ये डर भय निकाल दिया था। मुख्यमंत्री शुक्रवार को लातेहार के नेतरहाट स्थित टुटवा पानी में सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के बीच परिसंपत्ति विस्तरण के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि पिछले 5 महीनों से मुझे सत्ता में हटाने के लिए लोग मेरा गला रेतने के लिए आरी बना रहे हैं, लेकिन आरी बन ही नहीं पा रही है। लोग जो आरी बना रहे हैं वो लगातार टूटती जा रही है। सोरेन ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने सारा खजाना खाली कर दिया है। खनिज संपादक का 1,36,000 करोड़ बकाया भारत सरकार के पास है। हमने केंद्र से ये बकाया क्या मांगा, इन्होंने परेशान करने के लिए एजेंसियों को मेरे पीछे लगा दिया है। तो ये तमाम बातें हेमंत सोरेन की तरफ से सामने आ रही हैं। हरियाणा सरकार ने शुक्रवार को एक बड़ी प्रशासनिक कवायद के तहत भारत प्रशासनिक सेवा के 54 अधिकारियों का तत्काल प्रभाव से तबादला कर दिया है। जिन आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है उनमें से कई वरिष्ठ नौकरशाहों और उपायुक्त भी शामिल हैं। सरकारी आदेश के मुताबिक हरियाणा राज्य कृषि विज्ञापन बोर्ड के मुख्य प्रशासक और बिजली विभाग के सचिव टीएल सत्यप्रकाश को टाउन एंड कंपनी प्लानिंग विभाग में महानिदेशक के पद पर तैनात किया गया है। टीएल सत्यप्रकाश ने मार्कंड की जगह ली है। हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक और आपूर्ति और निपटान विभाग के महानिदेशक मोहम्मद शाहीन को ऊर्जा विभाग के सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। फरीदाबाद और गुरुग्राम संभाग के आयुक्त संजय जून को धरेंद्र के स्थान पर विकास और पंचायत विभाग का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंधक निदेशक पीसी मीणा को मोनिका मलिक के स्थान पर पुरातत्व और गृह संग्रहालय विभाग का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इसके अलावा आबकारी और कराधान आयुक्त शेखर विद्यार्थी को उद्योग और वाणिज्य विभाग का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। मध्य प्रदेश में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। बुरहानपुर में पानी से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। खकरा तहसील में ग्रामीणों को पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ रहा है। बता दें कि लोगों को इतनी बड़ी परेशानी का भी सामना करना पड़ा है। करीब 4 से 5 साल से डैम पर बनी पुलिया टूट गई है। अधिकारियों ने टूटी पुलिया को बनाने की अब तक कोई सुध नहीं ली है। हर साल की बारिश में सावली ग्राम के लोगों की परेशानी बढ़ जाती है। पानी जमा होने से दूसरा गांव तक बच्चों को सिर पर उठाकर ले जाना पड़ता है। घर तक पहुंचने के लिए लोगों को गोताखोर बनना पड़ता है। आपको बता दें कि बरसात के समय सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं को गुजरनी पड़ती है। पुरुष किसी तरह से बारिश के 4 महीने तैरकर रास्ता पार कर लेते हैं, लेकिन महिलाएं बरसात तक घरों में कैद होने को मजबूर हो जाती हैं। इमरजेंसी में परेशान महिलाओं की बढ़ जाती है। आपको बता दें कि महिलाओं के लिए रास्ता तैरकर पार करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करने वाले ग्रामीणों को हादसे का भी डर बना रहता है। ग्रामीण बताते हैं कि बरसात के समय किसी की मौत होने पर शव यात्रा भी पानी से निकालकर ले जानी पड़ती है। मवेशी भी रोजाना पानी के बीच से तैरकर निकलते नजर आ रहे हैं। तो बता दें कि भारी बारिश के चलते लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और बता दें कि पुरुष तो
अपनी जान जोखिम में डालकर नदी नाले पार कर लेते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बारिश के दौरान वो लगातार घर में कैद हो जाती हैं, कहीं निकल नहीं पाती हैं और साथ ही शव यात्रा को भी पानी से निकलकर गुजरना पड़ता है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से भारी परेशानी का लोग सामना कर रहे हैं। नदी नाले उफान पर हैं भारी बारिश से। त्योहारों के सीजन को देखते हुए उत्तर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए एक बड़ी घोषणा की है। उत्तर रेलवे ने बताया है कि 31 अगस्त को गुवाहाटी से जम्मू तवी के लिए एक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी, जिससे यात्रियों को एक से दूसरे राज्य में जाने में कोई असुविधा ना हो और अतिरिक्त भीड़ भाड़ के बीच यात्री सुविधाजनक रेल यात्रा कर सके। तो भारतीय रेल की तरफ से ये एक तोहफा दिया गया है यात्रियों को। इसके लिए 31 अगस्त को गुवाहाटी से जम्मू तवी के लिए एक फेरा ट्रेन का संचालन होगा। 31 अगस्त को रेलगाड़ी संख्या 05612 गुवाहाटी से जम्मू तवी के लिए सुबह 8:30 बजे रवाना होगी। इसके बाद रेलगाड़ी संख्या 05612 गुवाहाटी जम्मू तवी स्पेशल ट्रेन तीसरे दिन सुबह 9:45 पर जम्मू तवी पहुंचेगी। इस ट्रेन में एसी और स्लीपर सभी प्रकार के डिब्बे होंगे, जिससे यात्री अपनी सुविधा अनुसार अपनी सीट बुक कर सकते हैं। उत्तर रेलवे के मुताबिक इस यात्रा के दौरान ये ट्रेन कामाख्या, गोलपाड़ा टाउन, लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद, रुड़की, सहारनपुर, अंबाला छावनी, लुधियाना, जलंधर छावनी और पठानकोट छावनी स्टेशन पर ठहरेगी। अगर आप 31 अगस्त को इन शहरों में यात्रा करने की सोच रहे हैं तो आप इस स्पेशल ट्रेन के जरिए अपना टिकट बुक करा सकते हैं। तो ये भारतीय रेल की तरफ से यात्रियों को तोहफा दिया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।